पहले तो मैं मैं बहुत तो बहुत माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ था। पिछले डेढ़ दो हफ्ते से मैं केरल में था। तो उसके बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली में देखिए एक दो देखिए, गिग अगर आप थे। कह रहे हैं कि आप केरला में थे तो सारी गिले शिकवे माफ हैं आपकी। मैं एक्चुअली केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे ही था। एक चातुरंगा पार्क करके एक जगह है वहां जी पर, जी जी। जो पुपारा के पास में हमने वीडियो शूट किया वहां पर, पहाड़ों में का ऑफिशियल वीडियो। तो पहाड़ों में का ऑफिशियल वीडियो। which is going to be very soon, like वाह, very, so ये we प्लीज, ये प्लीज हम इंटरव्यू के दौरान भी आप इसके बारे में बात करते करते आप थोड़ा प्लीज इसकी इसकी एक झलक दे दीजिए। This is the Radio City Indie Exchange, and guess who I have joining with us today? सलमान इलाही। अगर आप फिलहाल कहीं पहाड़ों में बैठ के इनको देख रहे हैं तो ये पहाड़ों में बैठ के गाने भी बनाते हैं, पहाड़ों में बैठ के ऐसे ही अपने आप कई सारे लिसनर्स के थ्रू ये अपने गाने से एक ऐसे माहौल बनाते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं ये, बट सलमान इलाही, वेलकम। It's absolutely our pleasure to host you today on Radio City Indie Exchange. आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फिलहाल जैसे मतलब आज दिन का कलर लाल है तो फिलहाल एकदम लाल परी लग रही हूँ मैं अपनी दोस्तों के हिसाब से। पर हाँ, जैसा है चल रहा है रोज, और कुछ नया तो नहीं है अभी। पैंडेमिक ने कुछ ऐसे ही हमारी हालत ऐसी कर दी है। पर अगर आपसे मैं पूछ सकती हूँ, हाँ, गए ठीक। साल में आपने एक पूरी एक ईपी, 3 गानों का ईपी शान, जिसमें ऑफ कोर्स पहाड़ों में उसका जी। सबसे मशहूर गाना हुआ, पर ऑब्वियसली उसमें हमाम भी था, कबीरा भी था। और अब इस साल में आपने बेफिजूल भी एक इंडिपेंडेंट सिंगल आपने रिलीज की है। जी। बहुत समय हुआ नहीं है सलमान आपके शुरुआत से, लेकिन अगर मैं पूछ सकती हूँ, गए साल में बहुत सारे लोगों ने पैंडेमिक के फर्स्ट वेव से, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, जैसे ही अनलॉकिंग का प्रोसेस चालू हुआ तो बहुत सारे लोग अचानक से शहर छोड़ के वो पहाड़ों की तरफ ही जाना चाहते थे। और उसी दौरान मुझे लगा कि सबसे ज्यादा पहाड़ों में इस गाने की जो डिस्कवरेबिलिटी हुई है वो इसी इसी दौरान सब लोग सुनने लगे, क्योंकि मैं तो खुद इतने सारे स्टोरीज और रील्स देख चुकी हूँ जहाँ पे पहाड़ों में ये गाना है, चाहे वो लद्दाख साइड कोई गया हो, या कोई उत्तराखंड की तरफ गया हो, हिमाचल गया हो, या कोई बस शिलोंग से भी कोई भेज रहे हो, तो पर लेकिन पहाड़ों में इस यूनिवर्स है। सबसे पहले बहुत ही प्यारा लाइन है जो मेरा फेवरेट लाइन है उस गाने में, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। सुनने में ऐसा लगता है ये आपने किसी चाहने वाले के लिए लिखा हो, या जो आपके बहुत करीब हो उनके लिए आपने ये लाइन शायद लिखी हो, लेकिन आपके नजरिए से ये उन पहाड़ों के लिए है, ये उन एक्सपीरियंसेस के लिए है जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जब आप ऐसे लाइंस लिखते हैं तो सबसे पहले क्या क्या रहता है, व्हाट इज द बैक स्टोरी, और क्या चलता है उस वक्त आपके दिमाग में, क्या थॉट प्रोसेस कैसी तो होती है? ये एक रैंडम थॉट तो नहीं था। तो 2018 में जब मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया, उससे पहले मैं दिल्ली रहता था 4 साल के लिए। तकरीबन अच्छा। 2014 टू 18 में दिल्ली में रहता था। तो दिल्ली में यूजुअली क्या होता था कि जब मन हुआ एक ट्रिप हम कर लिया करते थे पहाड़ की। कभी शिमला चले गए, यहाँ से काफी नजदीक है दिल्ली से। तो जी ऋषिकेश या आप कहीं पर भी जाकर के पहाड़। तो जब 2018 में मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया, तो बहुत ज्यादा लोगों को मैं जानता नहीं था पहले। तो एक या दो लोगों को ही मैं जानता था वहां पर। एक दो महीने वहां पर रहा, तो वहां पर लाइफ इतना आप इतना मसरूफ हो जाते हैं ना वहां की जिंदगी में, कि आप देखते हैं हर तरफ लोग का। बॉम्बे की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि बॉम्बे कभी आपको खाली बैठने नहीं देता। तो अगर आप वहां पर खाली बैठ भी नहीं सकते हो, राइट, कि जी आपका जी। फ्लैटमेट भी एक शिफ्ट नहीं, दो दो शिफ्ट में काम कर रहा है। तो बहुत ज्यादा बिजी बिजी लाइफ मेरे अराउंड देखने को मिल रही। तो ऐसे ही इस दरमियान की ख्याल आया कि यार कितना मिस कर रहा हूँ मैं पहाड़ों को। जी कि जब ऐसा वक्त होता था एक दो महीने में उत्तराखंड चला जाया करता था और पहाड़ घुमाया करता। तो मैं पहाड़ तो नहीं जा पाया, बट उस ख्याल को मैंने गाने में तब्दील कर दिया।
पर जी एक्चुअली आपने आपने एकदम सही कहा। मुझे कहीं ना दिल्ली वालों से इस बात से, मतलब हमारी दिल्ली वर्सेस बॉम्बे वाली कितने कितने बैटल्स चलते हैं, कितने हम लड़ाई करते हैं। दिल्ली वाले बोलते हैं अरे तुम्हारे यहाँ सर्दी सर्दी है, हमारे हमारे इधर तो हम स्नोफ्लेक से हम स्नोमैन नहीं बना सकते, इतनी सर्दी होती है हमारे यहाँ। तो ऐसे दिल्ली और बॉम्बे के बीच का नोक झोंक तो चलता ही रहता है। लेकिन मुझे, हाँ, मैं पर्सनली मानूंगी, मुझे दिल्ली वालों से ये शिकायत या फिर ये एक छोटी सी एक जलन बहुत होती है कि उनके लिए तो पहाड़ या फिर कहीं शहर से बाहर जाने की जगह तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। वो मुंबई की ये खुशकिस्मत जी तो है नहीं, जो दो ऑफ कोर्स बीच टाउन्स बहुत है, लेकिन पहाड़ शायद ना हो। अलग सी लोगों की अलग सी ख्वाहिश भी होती है, हिल्स वर्सेस द बीचेस, वो भी उनके ट्रैवल प्रेफरेंसेस पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं एज एन आर्टिस्ट, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो एक आर्टिस्ट को कई काफी ज्यादा शेप करते हैं। जी हमारे पॉप कल्चर में हमेशा कहा जाता है कि हार्ट ब्रेक जो है, प्यार की बातें या फिर दिल की बातें जो होती है, इस आर्टिस्ट अपने इंस्पिरेशन इसमें ढूंढ लेते हैं। या फिर अपनों से जो बातें होती है या फिर दोस्तों से जो बातें होती है, हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपके गानों में ज्यादातर ट्रैवल के इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे होती है। तो ट्रैवल ने किस हद तक जी आपको एनरिच किया है एज एन आर्टिस्ट? ओके। तो मेरी जो पहली एल्बम थी शान, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल, सेल्फ रियलाइजेशन एंड ऑल, पूरा वही मैंने उसमें पोर्ट्रे किया है। तो ट्रैवल से क्या होता है कि जब आप ट्रैवल के लिए निकलते हो ना, तो आप एक नए लोगों से मिलते हो, नए नए जहनी, जिनका सोचने का तरीका बहुत अलग होता है, जी राइट। और एकदम स्ट्रेंजर्स लोगों से मिलते हो, तो उनके ख्यालात आप देखते हो कि कोई चीज एक हम किसी अलग तरीके से कर रहे होते हैं, और उनका तरीका ही करने का कुछ और होता है, सेम तरीके को वो किसी और तरीके से कर रहे हो, तो हम सोचते हैं अरे वाह, इस चीज को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्लस कहानियां मिलती हैं आपको, जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो आप कहानियां कलेक्ट करते हो, कि आप बताते हो लोगों को कि मैं ऐसे वहां पर गया, मुझे ये वाकया मेरे साथ हुआ, ये वाकया मेरे साथ हुआ। तो जब कहानियां आपके जहन में आती हैं, तो कहानियां आती हैं, नए नए लफ्ज आपको मिलते हैं। जी प्लस ट्रैवल के टाइम पे आपको बहुत एक अगर सपोज आप दिल्ली से उत्तराखंड के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो 8 घंटे का स्ट्रेच है, आप सपोज मान के चलिए, तो आप उस दरमियान पढ़ सकते हो। तो पढ़ने से बहुत ज्यादा लफ्ज मिलते हैं। तो ट्रैवल आपको इवॉल्व करता है एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन। या तो, तो ट्रैवल के दरमियान ही मैं कोशिश करता हूँ कि नए गाने कंपोज करूँ, या और एक अलग तरीके का सुकून मिलता है जब आप पहाड़ में पहुंच जाते हो, और आपको एक एम्बियंस ऐसा मिलता है कि आप बैठ के सुकून से आप सनसेट देखते हो, सनराइज देखते हो, वहां पर कोशिश करते हो, क्योंकि आपको जब आप एक पर्टिकुलर टाइम लेकर के जाते हो कि मैं 5 दिन का ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उस दरमियान आप बाकी की चीजें छोड़ जाते हो शहर में ही। तो वो जो टाइम मिलता है, आप उसमें रियलाइज करते हो अपनी पिछली जिंदगी, अपने आने वाली जिंदगी के लिए कुछ आपने जो प्लान्स किए किए होते हैं, उसके बारे में आप बात करते हो। तो उन सब चीजों से आप एज एन आर्टिस्ट इवॉल्व होते हो, और एज ए सॉन्ग राइटिंग आप कहीं ना कहीं कहानी, सॉन्ग राइटिंग कहानियों से ही आती है। जी किस्सों में ही, किस्सों को ही आप कहानियों में तब्दील करते हो, और उनको उनसे गाने लिखते हो। तो एज एन आर्टिस्ट ट्रैवल करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने सॉन्ग राइटिंग के बाद से, मेरा अगला सवाल उसी टॉपिक पे थी कि जी सॉन्ग राइटिंग आपके हिसाब से अब काफी जो आजकल के हमारे जनरेशन के म्यूजिशियंस हैं, वो लिरिक्स राइटिंग और सॉन्ग राइटिंग कहीं ना इन चीजों में ना वो उलझ जाते हैं, इनमें वो फर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपके हिसाब से इतने सालों में जहाँ के इतने गाने बने हैं, और स्पेशली इंडिपेंडेंट म्यूजिक में तो बैंड से लेके हर कोई, आजकल के म्यूजिशियन में हर कोई सिंगर सॉन्ग राइटर अपने आप को कहलाता है। तो आपके हिसाब से सॉन्ग राइटिंग एज अ प्रोसेस कितना इवॉल्व हो चुका है ओवर द इयर्स? देखिए, सॉन्ग राइटिंग एज ए म्यूजिशियन काफी ज्यादा, मैं बोलूंगा, इवॉल्व हो चुका है, क्योंकि पहले इंडी म्यूजिशियंस के लिए बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, कि लाइक सपोज अगर मैं गाना बना ले रहा हूँ, तो मुझे उसको अपलोड करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत कम ऑप्शंस होते थे। एक साउंड क्लाउड होता था, और एक रिवर्ब नेशन करके एक साइट है, उस पे हम यूजुअली अपलोड किया करते थे, और बहुत कम रीच होती थी, ठीक है। जी बट अभी क्या हुआ है, और हम सुन भी बहुत कम पाते थे, कि ज्यादा म्यूजिक हमें
एज एन सॉन्ग राइटिंग इंडी म्यूजिक सुनने को भी नहीं मिलता। तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास, स्पॉटिफाई आ गया है, एप्पल म्यूजिक है, अमेजन म्यूजिक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो हम कोशिश करते हैं कि कंटेंट बनाएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस है कि हम उनको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें एक सीधा सा रास्ता दिख जाता है कि इस रास्ते से हम ये चीज कर सकते हैं, तो हम अपने आप को इवॉल्व करना शुरू कर देते हैं एज ए म्यूजिशियन, की हम एफर्ट ज्यादा मारने लगते हैं कि चलो अभी हम गाना बनाते हैं, तो हम ताकि हम उसको अपलोड कर सके। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं होते थे, तो हम कहते थे चलो करेंगे, आराम से करेंगे। तो जब आप एफर्ट मारना शुरू करते हो, तो किसी भी एक थॉट को लेकर के आप सोचना शुरू कर सकते हो, या आपकी कोई कहानी होती है, या आपका कोई गुजरा हुआ वक्त है, उस पर आप सोचना शुरू करते हो, सॉरी। तो वहां से सॉन्ग राइटिंग इवॉल्व होती है। सॉन्ग राइटिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता एक्चुअली, बट लोग बोलते हैं प्रोसेस भी होता है, पर दिस इज माय थॉट कि सॉन्ग राइटिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता। सॉन्ग राइटिंग इट्स कम्स लाइक कि जो आप जिन लोगों से मिल रहे हो, आप के पुराने जो किस्से हैं, आपकी जिंदगी में क्या गुजरा है, आपका क्या लव लाइफ रही है, आपकी क्या परेशानियों वाली जिंदगी जो रही है, उन सब से इवॉल्व होता है सॉन्ग राइटिंग। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि उस सॉन्ग राइटिंग को आप शोकेस कर सकते हो थ्रू स्पॉटिफाई एंड ऑल। तो आप कोशिश करते हो कि जितना से ज्यादा लिख सको। तो ऐसे ही धीरे धीरे अब बहुत सारे म्यूजिशियंस आ रहे हैं जो लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्लस अच्छी चीज ये होती है कि ऑलमोस्ट सब कुछ तो कह दिया गया है ऑलरेडी, सही, ठीक है, जी बट हर आर्टिस्ट अपने तरीके से कहने की कोशिश करता है। ठीक है, लव सॉन्ग करोड़ों बन चुके हैं, बट कभी भी कोई लव सॉन्ग आता है तो उसका अपना तरीका होता है, अपनी फीलिंग्स को बयां करता है कोई भी एक आर्टिस्ट। या लव सॉन्ग हो गया, या ट्रैवल सॉन्ग हो गया, कोई भी सॉन्ग, कोई भी चीज नई नहीं होती, सब एक तरीके से वो चीज हो चुकी है, बट जो कहने का तरीका होता है वो नया होता है। जी तो जब हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम एज एन सिंगर सॉन्ग राइटर इवॉल्व कर रहे हैं इस चीज को। जी एकदम सही कहा आपने, क्योंकि शायद आप यही बताना चाहते हैं कि सॉन्ग राइटिंग जो है उसे प्रोसेस नहीं, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो एग्जैक्टली। आप जो हालात आप पे बीत रही होती है, या जो आपके ख्यालात होते हैं, वो जितनी हद तक कागज पर मुकम्मल हो सकते हैं, उसी को आप आपके हिसाब से आप सॉन्ग राइटिंग मानते हैं शायद। सलमान, आपके फैंस के लिए, क्योंकि आपके फैंस जानते नहीं है, मैं सलमान के पीछे इस इंटरव्यू को लेकर काफी हफ्तों से मैं पीछा कर रही हूँ, और एट लास्ट फाइनली वो हाथ लगे। और इस इंटरव्यू के पहले उन्होंने ऑफ कोर्स उन्होंने वो बहुत स्वीट है, बहुत ज्यादा ही स्वीट है, तो माफी मांगी, लेकिन क्यों मांगी, इसके पीछे क्या राज है, वो सलमान एक्सक्लूसिवली खुद ही बताएंगे आपको, और क्या बहुत बड़ा अनाउंसमेंट छुपा है इस राज के पीछे। तो प्लीज गौर से सुनिएगा। तो पहले तो मैं पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से मैं केरल में था, और हम जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक पोल किया था कि हम ऑफिशियल वीडियो रिलीज करें पहाड़ों में की। तो आप लोगों का पहले तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था कि ऑफिशियल वीडियो रिलीज करें। तो वीडियो हमने शूट कर ली है, जो कि मैंने शूट की है केरल के पहाड़ों में, स्पेशली मुन्नार, वायनाड, वायलडा, चातुरंगापारा, एंड दीज आर द प्लेसेस जहां पर मैंने वीडियो शूट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और वीडियो बहुत जल्द इंशाल्लाह इस महीने ही रिलीज करने की कोशिश है पूरी। तो बस जैसे ही आपने प्यार दिया है मेरी पिछले गानों को, ये भी पुराना ही गाना है बट ये वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप वैसे ही प्यार इसको भी देंगे। और मेरी चेहरे की खुशी साफ झलक रही है कि मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि एक तो पहले इन्होंने म्यूजिक वीडियो को केरला में शूट की है, और शूट कहाँ की है, मुन्नार और वायनाड। मतलब अब तो अब तो शायद इंतजार रहा नहीं जाएगा सलमान, जल्द से जल्द अगर आप रिलीज करेंगे तो बहुत खुशी होगी हमें। लास्टली मैं आपसे जानना चाहती थी सलमान, गए साल या 1.5 साल पहले इसी बात को लेकर मेरी समीर राहत से भी बात हुई थी, और जहां मैंने उनको पूछा कि उर्दू एज ए लैंग्वेज इतना खूबसूरत है। कई बार जो आर्टिस्ट होते हैं ना, बहुत सारे आर्टिस्ट उसे एक गिमिक की तरह यूज करते हैं। पॉप कल्चर उस लैंग्वेज को रोमांटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन आज भी ना हमारे जो जनरेशन है वो उर्दू की अहमियत या उसकी खूबसूरती समझ नहीं पाए हैं। वो उनके उस भाषा में लिखे हुए या फिर जो गाने हैं, या जो भी किताबें, नज़्में हैं उनमें, उनसे वो शायद इतने परिचित नहीं है। तो आपके हिसाब से हाउ एज एन आर्टिस्ट, और हाउ
artists in general can help in reviving, the relevance and the fondness for a language like Urdu? उर्दू। तो उर्दू का मसला ये है, उर्दू को बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी है वैसे ही उर्दू। दोनों लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है और दोनों लैंग्वेज हमेशा साथ चलती हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ में अगर आप नॉर्थ हमारा देखेंगे, यूपी, दिल्ली और राजस्थान का कुछ पार्ट, एमपी के पार्ट, तो यहाँ पर मोस्टली दोनों का मिक्सचर बोला जाता है, उर्दू और हिंदी का, और दोनों एक साथ चलते हैं। बहुत खूबसूरत लैंग्वेजेस है। रिवाइव के लिए पहले तो ये जश्न ए एकता जैसे इवेंट्स हैं और बहुत सारे इवेंट्स आजकल हो रहे हैं जो दोबारा से उर्दू को, खैर मैं ये नहीं कहूंगा कि रिवाइव कर रहे हैं, उर्दू पहले से ही ऑलरेडी इतना रिवाइव है। द थिंग इज कि अभी पिछले कुछ वक्त से कुछ ज्यादा ही लोग उसको एज एन इन शोज के थ्रू, या अगर आप देखेंगे कि जो एज ए सिंगर सॉन्ग राइटर, इंडिपेंडेंट सिंगर सॉन्ग राइटर आ रहे हैं, वो उर्दू को काफी अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं, प्लस बॉलीवुड भी काफी अच्छे से उर्दू को पेश कर रहा है। तो पैरेलल चलता जा रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं कि रिवाइव हो रहा, बट हाँ कहीं ना कहीं एक यंग जनरेशन जो है इसकी तरफ काफी फैसिनेट हो रही है, क्योंकि उर्दू के लफ्ज ऐसे होते हैं कि आप बहुत फैसिनेट हो जाते हैं उनकी तरफ। तो अब यंग जनरेशन दोबारा से इसकी तरफ से फैसिनेट हो रही है, जो कि बहुत अच्छा सा है। और इसमें कहीं ना कहीं ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। सही कहा आपने, क्योंकि मैं जब रिवाइवल की बात कर रही थी ना सलमान, मैं लैंग्वेज की रिवाइवल की बात नहीं कर रही थी, मैं रिवाइवल ऑफ जो इंटरेस्ट है लोगों का। क्योंकि कई अभी हम आजकल ना हमारी इंस्टाग्राम जनरेशन ही ऐसी हो गई कि जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो इतने पता नहीं मिलेनियल टर्म्स यूज करते हैं, हम हर चीज का शॉर्ट फॉर्म बना रहे होते हैं, हर चीज का हैशटैग बन रहा होता है। तो लैंग्वेज जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है ना लैंग्वेज की, उसकी तरफ बहुत लोग का रुचि नहीं रहता। मैं सिर्फ उर्दू की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश और बहुत सारे लैंग्वेजेस, जो मराठी में भी काफी लोग जो है कोलोक्वियल टर्म्स यूज करते हैं, उस भाषा में बात करते हैं। बहुत अडल्ट्रेटेड होती है लोगों की भाषा और बोलने की तरीके। तो ऐसे हमारी जनरेशन और स्पेशली हमारी जो अभी के भी हमसे भी जो यंगर जनरेशन है, वो भी इतने महरूफ नहीं है भाषा के प्योरेस्ट फॉर्म से। मैं तो इसीलिए मेरा नजरिया जो है या फिर मेरा जो सवाल था वो उस पर्सपेक्टिव से था कि हम कैसे इन अ कूल वे, क्योंकि ऑब्वियसली हम ट्रेडिशनल तरीकों से तो मतलब किसी को परिचित तो नहीं करा सकते हैं, तो हम एक कंटेम्प्रेरी वे से या जैसे आपने कहा आपके आर्ट के थ्रू आप कैसे इसे और जो यंगर ऑडियंसेस है उन तक पहुंचा सकते हैं। तो उन तक पहुंचाने के लिए मैं यही बोलूंगा कि हम म्यूजिक बना रहे हैं, और भी फॉर्म्स है, जैसे जश्न रेखता मैंने बोला था सबसे बड़ा एग्जांपल्स है, और जश्न अदब करके कई इवेंट्स हो रहे हैं जहां पर यंग ऑडियंस जाती है, इवॉल्व होती है वहां पर, प्लस उनको आप शायर्स को पढ़ते हैं हिंदुस्तान में। जब आप जश्न रेखता में जाते हैं तो आप बहुत सारे बड़े बड़े शायर से मुखातिब होते हैं। मरहूम राहत इंदौरी साहब को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, और फैज साहब हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो जब आप पढ़ना शुरू करते, जब आप इन इवेंट्स में जाते हैं तो आपको इनके और भी आर्टिस्ट और भी शायर उनके बारे में जानकारी होती है। तो जब आप उर्दू के को बहुत पसंद करते हैं तो उनको भी पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे उर्दू की तरफ ऑलरेडी बढ़ता जाता है। आप अपने तो लीजर टाइम में सलमान आप किनको पढ़ना पसंद करते हैं? मैं फैज अहमद फैज साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, और फैज साहब को पसंद करता हूँ मैं पढ़ना। मैं अल्लामा इकबाल साहब को पढ़ना पसंद करता हूँ, राहत इंदौरी साहब को पढ़ना पसंद करता हूँ मैं। और भी बहुत और भी बहुत सारे शायर हैं, जैसे निदा फाजली साहब हो गए, इब्ने इंशा साहब हो गए, तो मैं इनको पढ़ना काफी पसंद करता हूँ। मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करूंगा आप राहत साहब को पढ़िए, राहत इंदौरी साहब को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उर्दू को और बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने इसको लोगों तक पहुंचाया। तो आप उनको पढ़ेंगे, उनको उनके मुशायरे देखिए, बहुत खूबसूरती तरीके से उन्होंने आप उस उर्दू को आगे लेकर के आए। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि राज साहब को आप पढ़ें। सलमान, जैसे आपकी आपकी जो एक पहुंच है या आपकी जो एक डिस्कवरेबिलिटी है पिछले साल पैंडेमिक की वजह से काफी काफी ज्यादा हुआ,
भले ही शोज थे या ना थे, पर फिर भी लोगों ने एकदम इत्मीनान से बैठ के उन्होंने आपके गाने सुने, आपको इतना सारा प्यार दिया। जब आपको मौका मिला इत्मीनान से बैठ के सुनने का, तो आपने इस दौरान कैसे कैसे आर्टिस्ट से आप वाकिफ हुए? अब आप किनको सुनना पसंद करते हैं? मैं पुराने आर्टिस्ट को काफी सुनता हूँ और बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, जैसे नुसरत साहब हो गए और किशोर कुमार, रफी साहब और जगजीत साहब को मैंने बहुत सुना। और यंग आर्टिस्ट में मैं नाम लूंगा, समीर भाई की एक एल्बम आई थी इसी एल्बम के दरमियान, आमद, बहुत अमन खूबसूरत जी। एल्बम है। तो जी, तो और रहा, आप हरप्रीत भाई का म्यूजिक सुन सकते हैं, हरप्रीत म्यूजिक जी। बहुत सुंदर म्यूजिक बनाते हैं। और भी काफी आर्टिस्ट हैं, और बस इनको ही सुना मैंने उस दरमियान। अमन एक्चुअली पिछले साल की मेरे सबसे फेवरेट एल्बम्स में से एक थी, बिकॉज और मैं मैंने, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो एल्बम मैं रिलीज से पहले सुन पाया। वाह, मैंने जब जी। एक ही गाना सुना, मतलब खत्म ही नहीं कर पाई मैं, मतलब मेरा तारीफों का सिलसिला चलता ही रहा। अभी भी वो कौन थे और तसल्ली और खत मेरा सबसे फेवरेट गाना था, गाना है उस एल्बम से, खत। जी। एंड बस मतलब अभी भी, मतलब अगर मुझे इत्मीनान से बैठ के, अगर मुझे बस दुनियादारी से सब अगर मुझे परे हो गया हो, तो मुझे बस बैठ के एक बार इत्मीनान से अगर मैं वो एल्बम सुनूं, तो बस फिर सब सॉर्टेड है लाइफ में, और कुछ नहीं सुनना है इसके आगे। कंटिन्यू। अहमद एक्चुअली एक बहुत वक्त लेकर बनाई हुई एल्बम है, जो उसको भाई ने हाँ करीब जी। 8 से 10 साल लेकर के उस एल्बम को बनाया। तो वो जो एक सुकून है ना उस एल्बम में साफ दिखता है, कि जब आप एक उस एल्बम को सुनना शुरू करते हो शुरू से आखिर तक, तो एक ज़हनी तौर पे जो एक रिलैक्सेशन आपको मिलता है, वो दिखता है कि वो कितना वक्त लेकर के बनाई गई एल्बम, जो कि समीर भाई की एब्सोल्युटली। खासियत है। मतलब समीर जैसे लिखते भी है ना, हर एक शब्द में, हर एक लफ्ज में ना एक अलग सी खूबसूरती होती है। और अहमद में तो, जी। मतलब मैं तो बोलती ही रहूंगी अगर एक बार शुरू हो गई तो। पर सलमान, जाने से जी। पहले एक आखिरी सवाल है आपसे कि अब आपने बेफिजूल, जो आपकी लेटेस्ट रिलीज है, इसके बाद अब आपके ऑफ कोर्स हम पहाड़ों में का म्यूजिक वीडियो का इंतजार तो जरूर करेंगे, पर उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट इन द पाइपलाइन? अब आप क्या नेक्स्ट रिलीज करेंगे हमारे लिए? तो एक गजल है जो मैं करना चाह रहा हूँ, बट अभी थोड़ा सा मसरूफ हूँ काम की वजह से। जैसे ही फारिग हूँ मैं इनसे, समीर भाई की वालिदा है अंजुम रहबर साहिबा, जी। जी। जी, उनकी एक गजल है कुछ दिनों से जिंदगी, वो मैंने कंपोज की है। तो मैं वो कोशिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द रिलीज करूँ। वेल, हमारी बेस्ट विशेज है आपके साथ सलमान। थैंक यू सो मच हमसे आज बात करने के लिए। और पहाड़ों में का म्यूजिक वीडियो का इंतजार तो रहेगा। इनफैक्ट हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द, जितने जल्द से जल्द आप हमें रूबरू कराएं म्यूजिक वीडियो से, हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे आपके। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। Thank you so much, Vijay Lakshmi. Thank you so much for inviting me. It was lovely time to meeting you. Thank you so much. थैंक Have यू a सो great day. मच।